हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है। और अगर आप सी-टेट की तैयारी कर रहे हों या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हों तो आज एक मैं बहुत ही मज़ेदार चैप्टर लेकर के आपके सामने आया हूं, जो अंकल जी एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं सीखने के नियम, जिसका जन्मदाता ई.एल. थॉर्नडाइक को माना जाता है, जिनका जन्म यूएसए में हुआ था। जन्म 1874 में 31 अगस्त को हुआ था और 9 अगस्त को ही उनकी 1949 में मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस दरमियान में उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत तरह के नियम इन्होंने दिए, बहुत तरह के सिद्धांत दिए, तो सीखने का नियम का श्रेय भी इनको जाता है। तो आज हम इनके बारे में डिटेल जानकारी हासिल करेंगे और सीखने के कौन कौन से नियम हैं और नियम को सब नियम में कैसे बांटा गया है उसके बारे में डिटेल से जानकारी, और शिक्षा के क्षेत्र में वह जो नियम है उनका कहाँ प्रयोग होता है, किस तरह से होता है, सारी डिटेल के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, ई.एल. थॉर्नडाइक ने सीखने के दो नियम दिए। एक प्राथमिक नियम, जिसको प्राइमरी लॉज कहा जाता है। दूसरा सेकेंडरी नियम, जिसको गौण नियम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक नियम के बारे में जानेंगे। और प्राथमिक नियम को उन्होंने 3 अलग अलग भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम प्राथमिक लॉ के बारे में जानेंगे कि जो प्राइमरी लॉ था उनमें क्या था। प्राथमिक नियम को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा। इसमें पहला जो था वो लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको हिंदी में कहा जाता है तत्परता का नियम। दूसरा इन्होंने दिया था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको अभ्यास का नियम कहा जाता है। अभ्यास का नियम। देखिए, जो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सी-टेट में भी आते हैं, डीएसएसबी में भी आते हैं, रीट में भी आते हैं, एस-टेट में भी आते हैं। इसके अलावा और भी जो स्टेट टेट का एग्ज़ाम लेता है सभी में पूछा जाता है, केबीएस में भी पूछा जाता है। तीसरा जो इन्होंने दिया था लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको प्रभाव का नियम कहा जाता है, या सेटिस्फैक्शन इसको कहा जाता है। इफेक्ट को सेटिस्फैक्शन, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रभाव, और संतोष का नियम। तीनों नियम के बारे में हम जानते हैं कि तत्परता का नियम क्या है, अभ्यास का नियम क्या है, और प्रभाव का नियम क्या है, और शिक्षा में इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं तत्परता के नियम के बारे में। तत्परता के नियम के बारे में आपको बता दें, नाम से ही पता चलता है, नियम के नाम से ही पता चलता है। पहला तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। अगर कोई सीखने वाला बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है तभी आप सिखा सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि घोड़े को नदी के किनारे आप ले जा सकते हैं, लेकिन पानी आप नहीं पिला सकते हैं जब तक उसको प्यास नहीं है। ठीक उसी तरह से बच्चे को तब तक हम नहीं सिखा सकते हैं जब तक वह सीखने के लिए तैयार है। और सीखने के लिए तैयार तभी होता है जब पढ़ने में उसको मज़ा आए, है ना। अगर पढ़ने में उसको मज़ा आए तो मज़ा कैसे आएगा, वह टीचर पर डिपेंड करता है। किसी चीज़ को कैसे आप पढ़ाते हैं, कितना इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाते हैं, यह जो है तत्परता का नियम कहलाता है। तत्परता के नियम में जिस काम को करने में हमें मज़ा आ रहा है ना, जिस काम को करने में मज़ा आता है, उस काम को आसानी से किया जा सकता है। तो इसीलिए थॉर्नडाइक ने कहा कि अगर बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है, और तैयार करने के लिए टीचर का बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है, सोसाइटी का बड़ा रोल होता है,
तो तत्परता के नियम में यही बातें बताई गई है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग कैसे होता है। तत्परता के नियम का शैक्षिक अनुप्रयोग। तत्परता के नियम का शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक अनुप्रयोग क्या होता है। देखिए तत्परता के नियम से शैक्षिक अनुप्रयोग, इसमें पहला है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न किया जाए ताकि बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए ताकि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो। क्योंकि बच्चा अगर पढ़ने के लिए तैयार, उसको इंटरेस्ट पैदा कैसे किया जाए, इसीलिए खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। छोटे बच्चे को किंडरगार्टन केजी क्लास में इस तरह के माहौल, ताकि उसे ये नहीं लगे कि हम जेल में आ गए हैं, उसे लगे कि घर से अच्छे माहौल में हम आ गए हैं, तो भी वह तत्पर हो सकता है। दूसरा अनुप्रयोग है, ये इस नियम के आधार पर ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का निर्माण होता है। इस नियम से ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का निर्माण होता है। शिक्षण सूत्र का निर्माण होता है। यानी छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है, जब चाहे वह नर्सरी में जाए या केजी में जाए या प्रेप में जाए, तो बच्चा पहले से भी कुछ जानता है। उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ सिखाया है, कुछ शब्द वह जानता है, तो उसको ऐड ऑन करना है। यही तत्परता के नियम का शैक्षणिक अनुप्रयोग है। ज्ञात से कुछ चीज़ें जानता है, फिर उसे हम अज्ञात की ओर ले जाएंगे, अज्ञात की ओर, नॉन से अननोन की ओर। अज्ञात से ज्ञात का मतलब होता है नॉन से अननोन की ओर, नॉन टू अननोन। अब जैसे मान लीजिए अगर बच्चा 2 शब्द बोलना जानता है तो तीसरा शब्द भी उसको सिखा सकते हैं। अगर 3 शब्द जानता है तो 4 शब्द भी सिखा सकते हैं। तो यह ज्ञात से अज्ञात की ओर वाली बात होती है कि कुछ चीज़ें जानता है उसके आधार पर। अब जैसे मान लीजिए बच्चा घर से स्कूल गया है, आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि भाई तुम घर पर क्या चीज़ पर सोते हो, तो कहेगा बेड पर सोते हैं। बैठते हो क्या चीज़ पर हो, तो कुर्सी पर बैठते हैं, सोफ़ा पर बैठते हैं। जब हम स्कूल आते हैं तो क्या चीज़ पर बैठते हैं, तो बच्चा थोड़ा सोचेगा, वो सोफ़ा नहीं बोलेगा, बेड नहीं बोलेगा, वह सोचेगा कि क्या बोलें। तो फिर उसको सिखाया जाएगा बेंच पर बैठते हैं। और टीचर क्या चीज़ पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। लाइट कैसे जलती है, तो ये चीज़ें जो है कुछ घर में सीखा है, कुछ वहाँ पर सीखेगा। तो ये सारी चीज़ें ज्ञात से अज्ञात की ओर ये शिक्षा। आप देखिए पहला जो हो गया तत्परता का नियम। दूसरा आते हैं, दूसरा आपका है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा जो थॉर्नडाइक ने दिया था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको हिंदी में कहा जाता है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक का कहना था कि किसी चीज़ का बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। जैसे मान लीजिए बच्चे को आप काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो काउंटिंग का बार बार अभ्यास कराना होगा। अगर मान लो आप अल्फ़ाबेट का नॉलेज करा रहे हैं, तो अल्फ़ाबेट का बार बार अभ्यास कराना होगा। या कोई पोएम याद करवा रहे हैं, छोटे शब्द से बड़े शब्द बनाने के लिए सिखा रहे हैं, तो बार बार अभ्यास करने से भी वह बच्चा सीख जाता है और सीखने में उसे मज़ा आता है। तो यही अभ्यास का नियम है। इसका जो है, इसका जो एजुकेशनल प्रयोग है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण में इस नियम का अनुप्रयोग, इस नियम का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है, कहाँ हम कर सकते हैं। पहला है शिक्षण के दौरान,
शिक्षण के दौरान किसी पाठ को बार बार दोहराना अभ्यास के नियम के अंतर्गत आता है। क्योंकि अगर प्रैक्टिस कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट होता है, ऐसा माना जाता है। और यह अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने सर्वे भी किया था कि 100% नॉलेज है आपके पास में, आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चा एक सप्ताह छोड़ देता है, शुरू में तो 45% ही उसके दिमाग में आता है, जो बातें आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं 45% ही उसके दिमाग में आता है। एक सप्ताह बच्चा अगर छोड़ देता है तो वह 10% रह जाता है। फिर 15 दिन छोड़ दिया तो वह 2% रह जाता है। उसके बाद फिर वह 0% में कन्वर्ट हो जाता है जब आप सवाल पूछते हैं। तो इसलिए बच्चे को ये बार बार कहना है, और जब कोई भी नया लेसन शुरू करते हैं तो पुराने लेसन से उसे रिपीट करना चाहिए, को रिलेट करके बताना चाहिए कि अगर इसमें हम पहले बल के बारे में जाने थे, दाब के बारे में जाने थे, तो अब जो है हम बल के नियम को कैसे समझेंगे। या कोई भी, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या मैथ हो, सभी में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अभ्यास के नियम यही बतलाता है। तीसरा जो है, तीसरा नियम है जिन्होंने दिया था, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट में जिसको प्रभाव का नियम कहा जाता है, इसमें है कि टीचर अगर क्लास में जाता है, अगर किसी लेसन को, पाठ को इस तरह से वह पेश करे ताकि उसका इफ़ेक्ट बच्चे पर पड़े और बच्चा जो है उसको सीखे और सीखने में इंटरेस्ट ले, तो यही प्रभाव का नियम है। और संतुष्टि उसे मिले, सेटिस्फेक्शन, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहा जाता है इसको, जिसमें बच्चा को संतुष्टि मिले और वह उस चीज़ को कभी नहीं भूले। तो प्रभाव का ये होता है, टीचर का बड़ा रोल होता है इसमें। आप कितना प्रभावित इफ़ेक्टिव टीचिंग करा रहे हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इनका तीसरा नियम, प्रभाव का जो नियम है, ये विशेष महत्व रखता है। और इसका जो अनुप्रयोग था शिक्षा के क्षेत्र में क्या अनुप्रयोग है, इसका पहला था, शिक्षक को अध्यापन करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। शिक्षक को अध्यापन करते समय बालक का उत्साह बढ़ाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चा, आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब देता है, तो ताली क्लैपिंग करवाना चाहिए ताकि बच्चा और मोटिवेट रहेगा और ध्यान से पढ़ेगा। कभी दंड से कोई भी बच्चा में सुधार नहीं हो सकता, पनिशमेंट जो है तरीका नहीं है। अब तो नया नियम भी बन गया कि बच्चे को मारना ही नहीं है, क्योंकि मारना, पीटना, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो होता है वह एक दंडनीय अपराध है और इसमें टीचर को सज़ा भी हो सकती है। इसलिए आप प्रयास करिए, आप अपने को इवेल्युएट कीजिए, आत्मनियंत्रण कीजिए, आप अपने सोचिए कि आखिर बच्चा क्लास में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है, क्या वजह है। हो सकता है पीछे का चीज़ नहीं जानता हो। एक अच्छे शिक्षक आप हैं, क्लास में जाते हैं, सभी बच्चा नहीं सीखता है, लेकिन समय बांध देनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रिपरेशन 3P का ध्यान रखना होगा। 3P का मतलब होता है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस। यानी आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले लेसन एकदम तैयार रहना चाहिए और अच्छे तरीके से अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करें, अलग अलग टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करें, अलग अलग एक्टिविटी का इस्तेमाल करें। तभी आप बच्चे को अध्यापन के कार्य में रुचि ला सकते हैं और आपका शिक्षण का इफ़ेक्ट जो होता है वह आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो आपने देखा कि लॉ ऑफ रेडीनेस, पहला जो नियम था, प्राइमरी लॉ जो थॉर्नडाइक ने दिया, तत्परता का नियम, यानी बच्चे को पढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरा लॉ ऑफ एक्सरसाइज का नियम है, बार बार अभ्यास करने की ज़रूरत है। तीसरा है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, यानी आपका टीचिंग मेथड्स, आपका टीचिंग टेक्निक ऐसा होना चाहिए जो प्रभावकारी हो, प्रभावशाली हो, इफ़ेक्टिव हो। क्योंकि इफ़ेक्टिव टीचर
इफ़ेक्टिव टीचर का हमेशा सम्मान होता है और सभी बच्चे आपका सम्मान करेंगे। तो यह ईएल थॉर्नडाइक का प्राइमरी लॉ था। अब हम आते हैं सेकेंडरी लॉ के बारे में। ईएल थॉर्नडाइक का गौण नियम, सीखने का गौण नियम जिसको सेकेंडरी लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी को तो 3 भागों में बांटा था, सेकेंडरी लॉ को कई भागों में इन्होंने बांटा है। उसमें पहला नंबर आता है लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, जिसको एटीट्यूड भी कहा जाता है। एटीट्यूड का मतलब नज़रिया, इसको हिंदी में कहा जाता है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। देखिए इस नियम में क्या होता है, लॉ ऑफ एटीट्यूड, यानी एटीट्यूड जो है आपका कैसा है। अगर 2 तरह के एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो हमेशा क्लासरूम में आपका जो एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए और बच्चे का भी जो एटीट्यूड होता है, अगर पॉजिटिव बच्चा सीखने के लिए तैयार है तभी वह आगे बढ़ सकता है, सीख सकता है। तो किसी काम को करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक सोच का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर बच्चे में सकारात्मक सोच है तभी वह सीख सकता है, और जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा उतना ज़्यादा सीखने की रफ्तार बढ़ जाएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड से सीखने की रफ्तार बढ़ जाती है। अगर मान लो बच्चा इतिहास पढ़ रहा है और वह सोचेगा कि इतिहास पढ़ने से तो हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, तो क्यों पढ़ें, तो यह गलत सोच है। क्योंकि इतिहास पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि पीछे क्या हुआ है और उसमें और अब क्या चेंजेज आ रहा है। तो पूर्व ज्ञान से हम नए ज्ञान के तरफ जा सकते हैं। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। यह पहला जो लॉ था इनका, अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम। दूसरा जो है इनका दूसरा नियम था लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, जिसको कहा जाता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के नियम में क्या होता है, आंशिक का मतलब होता है छोटा भाग। एक होता है फुल हो गया, एक पार्शियल हो गया। तो छोटा भाग, जब किसी काम को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे भागों में बांट कर किया जाता है, तो उसमें सफलता मिलना आसान हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए बच्चे को आप क्लास में सिखा रहे हैं, पोएम याद करना है या कहानी याद करना है या पैराग्राफ, तो आप छोटे छोटे भागों में बांट करके उसको आप बता सकते हैं, और वह बच्चा अगर करता है तो जल्दी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा शब्द है, जैसे एस्टिग्मेटिज्म है,
या फॉर्म माने फोटोसिंथेसिस है, बच्चा को पूरा एक साथ बोलने में दिक्कत हो रहा है तो उसको फोटो प्लस इन प्लस थैथिस करके सिखा सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। और बच्चे या जिसे कविता याद करना है, कविता मान लो 3 पेज का है तो 3 पेज एक बार में याद नहीं होगा। आप एक एक पैराग्राफ बच्चे को बता सकते हैं कि याद करो, उसके शब्दकोश को याद करो, उसके अर्थ को समझो, तभी वह पूरा कंप्लीट माना जाएगा। और यह आंशिक रूप से तो आंशिक क्रिया का नियम यही है। छोटे छिट्टों से बात करके जल्दी याद किया जा सकता है, एक बार पूरा करने के बाद याद नहीं होता है। तो यह बच्चों को हम सजा सिखा सकते हैं। यही जो है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी है। छोटे छोटे टुकड़ों में कोई भी काम किया जाता है तो बड़ा काम भी आसान हो जाता है। तीसरा जो नियम इन्होंने दिया था, तीसरा जो लॉ था इनका, तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है इसको बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया की नियम। इसमें क्या होता है, किसी कार्य के प्रति हम जितनी भी क्रिया करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए जितनी भी क्रिया करते हैं वह काम उतना ही पक्का होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई लेसन को आप पढ़ रहे हैं, किसी पाठ को पढ़ने के बाद उसके कठिन शब्द को नोट किया, उसके बाद उसके एक्सरसाइज को नोट किया और उसका अभ्यास किया, तभी वह चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बहु प्रतिक्रिया का नियम यही बतलाता है कि किसी काम को जितनी बार किया जाए उतना ज़्यादा वह परमानेंट हो जाता है और वह जो है 100% हो जाती है। अब मान लीजिए कोई एक्सरसाइज है, आप मैथ का किताब पढ़ रहे हैं तो भाई NCERT से आप पढ़ें, RS अग्रवाल से भी कुछ क्वेश्चन बना लिया उस चैप्टर का, RD शर्मा से भी बना लिया, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का अभ्यास कर लिया। तो यह चीज़ें अगर बच्चों को आप बताएंगे, प्रैक्टिस सेट से कर लिया, उसके बाद क्लास टेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद असाइनमेंट कर लिया, तो ये सारे करने से, ये सारी एक्टिविटी जिसको बहु प्रतिक्रिया का नियम, तभी कोई चीज़ें पक्का होती है, बार बार अभ्यास करने से होता है। तो किसी भी एक्सरसाइज को अगर आप करते हैं और चाहते हैं कि एकदम परमानेंट हो जाए, तो पहले एक्सरसाइज को A to Z पढ़ना होगा, उसके कठिन शब्द को, मीनिंगफुल वर्ड को लिखना होता है, उसके बाद क्वेश्चन को करना होता है, फिर इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए उसको देखना होता है, तभी वह कंप्लीट होता है, परमानेंट होता है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया। तो यह बहु प्रतिक्रिया का नियम यही बतलाता है कि किसी भी काम को जितनी बार हम करते हैं उतना ज़्यादा वह परमानेंट होता है। उसके बाद नंबर 4 था इनका लॉ ऑफ एसिमिलेशन। लॉ ऑफ एसिमिलेशन, एसिमिलेशन जिसको कहा जाता है हिंदी में आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम, यह नियम बतलाता है कि कोई भी लेसन, कोई भी पाठ को बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वह बच्चा उस लेसन को आत्मसात कर ले। आत्मसात का मतलब है कि हृदय में जगह बना ले, अपने मस्तिष्क में इस तरह से सेट कर ले, कभी वह नहीं भूले, तो उसी को आत्मीसातीकरण का नियम कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जोड़ना होता है और उसके बाद उसको ज्ञान को बढ़ाना होता है। यही आत्मसातीकरण का नियम कहलाता है। चूँकि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना आत्मीकरण या आत्मसातीकरण कहलाता है।
और तभी वह परमानेंट होता है। जितना ज़्यादा हम आत्मसात करेंगे उतना ज़्यादा हमें वह लेसन पर कमांड होगा और हमारा पक्का होगा। इसके बाद पांचवा जो नियम था इनका, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग जिसको हिंदी में कहा जाता है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस नियम में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति को अगर कुछ चीज़ सिखाना है तो उसके साथ सहयोग देना होता है और दूसरी बात उसको मोटिवेट भी करना होता है कि हाँ बहुत अच्छा आप कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। इस नियम के अनुसार कोई भी काम जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपन के साथ उत्पन्न कर सकते हैं। मोटिवेट करके उसको आप प्रेरित करके उसको सिखा सकते हैं। रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पुनर्बलन। तो ये सारे चीज़ें जो है वही साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम कहलाता है। साहचर्य के साथ जो है उसको शिफ्टिंग करा सकते हैं। क्योंकि इस पर थॉर्नडाइक ने एक अलग से थ्योरी दिया है जिसको एसआर थ्योरी कहा जाता है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। आगे जब हम दूसरे वीडियो में बताएंगे इसके बारे में, एसआर थ्योरी के बारे में बताएंगे, सीआर थ्योरी के बारे में बताएंगे, तो जिसमें पॉवलोव ने भी काम किया था, स्किनर ने काम किया था, थॉर्नडाइक ने काम किया था। तो ये लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, इसमें यही होता है कि किसी को आप मोटिवेट करके, इन्फोर्समेंट करके उसके नॉलेज को, उसके ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। छठा जो नियम था सादृश्यता, जिसको लॉ ऑफ एनालॉगी एंड सिमिलरिटी, इसी को सिमिलरिटी भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है सादृश्यता या अनुरूपता का नियम। सादृश्यता या अनुरूपता का नियम। इस नियम में क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्टिमुलस अगर आप उसको उत्तेजित करेंगे, मोटिवेट करेंगे तो उसका रिस्पांस अलग होगा। अगर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव मोटिवेशन होता है। मान लीजिए कोई गलती करता है, उसको राज कि तुम कर ही नहीं सकते हो, तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं, तो टीचर को हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन देना चाहिए, नेगेटिव नहीं देना चाहिए। और सारी से जब वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तुलनात्मक अध्ययन करके भी इसमें बताया जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए एक बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है, तो मोटरसाइकिल चलाने के लिए उसको बताया जाता है, निर्देशित किया जाता है कि पहले तुमको हैंडल पकड़ना है, उसके बाद गियर चेंज करना है, कौन सा बटन स्टार्ट का बटन है। तो यह चीज़ें जो है पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। अब बच्चा अगर मान लीजिए हिंदी पढ़ाना है तो सबसे पहले अक्षर ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर गणित पढ़ाना है तो उसे काउंटिंग आना चाहिए या उसे टेबल आना चाहिए। अगर टेबल नहीं आएगा, काउंटिंग नहीं आएगा, तो आगे मैथ के सवाल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। अगर अक्षर का ज्ञान नहीं है तो शब्द का निर्माण नहीं करेगा, और जब शब्द का निर्माण नहीं करने आएगा तो फिर वाक्य नहीं बना सकता है, और वाक्य नहीं बनाएगा तो पूरा जो है लेसन को नहीं पढ़ सकता है। इसीलिए सदृशता का मतलब यही होता है, अनुरूपता, कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। अब बच्चा को प्लस माइनस नहीं आ रहा है, डिवाइड सिखाना शुरू कर दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आना ज़रूरी है। पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, तब डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर ये चीज़ें नहीं आता है, फिर एलसीएम एचसीएफ आप नहीं सिखा सकते हैं। तो ये अनुरूपता का नियम यही बतलाता है कि एक बच्चा कोई भी काम करता है तो उसके पीछे जो है लगातार इस तरह का होना चाहिए। तो ये जो छः नियम इन्होंने गौण नियम दिया था,
और शुरू में 3 जो नियम थे वो प्राइमरी लॉ था। यह ईएल थॉर्नडाइक, इस पर कई क्वेश्चन आते हैं कि तत्परता का नियम किसने दिया, तथा तत्परता का नियम क्या बतलाता है। अगर बच्चा तत्पर नहीं है तो क्या उसे लर्निंग अच्छा से किया जा सकता है, या बच्चा अभ्यास नहीं करे तो उसे क्या प्रोग्रेस हो सकती है। ये सारी चीज़ें इस पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो आज इस वीडियो में थॉर्नडाइक के जो नियम थे मैंने प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ दोनों बता दिए। अगले क्लास में थ्योरी, लर्निंग और थ्योरी, सीखने का सिद्धांत बताएंगे। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिया। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें और पूरा वीडियो देखें। अगर आप को यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।